हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट बेन जॉनसन प्ले एपिकॉन। हम बेन जॉनसन के वर्क्स कर रहे हैं और बेन जॉनसन जैकोबियन एज के फेमस राइटर, द फर्स्ट राइटर ऑफ जैकोबियन एज। ओके, तो हमने जैकोबियन एज स्टार्ट कर दी है। तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए बेन जॉनसन की, जो 2 वीडियो मैंने बना रखी है। लेट अस स्टार्ट द प्ले एपिकॉन। ओके, एपिकॉन का सबटाइटल है साइलेंट वुमेन। एपिकॉन का सबटाइटल क्या है? कई बार सबटाइटल्स भी पूछते हैं। तो एपिकॉन का सबटाइटल है साइलेंट वुमेन। ओके, एंड जॉन ड्राइडन कॉल्स इट, जॉन ड्राइडन ने इस प्ले को बोला है पैटर्न्स ऑफ ए परफेक्ट प्ले। ओके, पैटर्न्स ऑफ ए परफेक्ट प्ले किसने बोला है? जॉन ड्राइडन, जो आगे हम पढ़ेंगे। इट इज़ ए रिवाइज्ड आफ्टर रेस्टोरेशन इन द डायरी ऑफ सैमुअल पेपेस। जो सैमुअल पेपे एक डायरी राइटर थे, उन्होंने इसका रिवाइज्ड भी किया है इसको अपनी डायरी में। कौन सा प्ले? एपिकॉन को किसने? सैमुअल पेपेस ने, डायरी राइटर है। इसने अपनी डायरी में लिखा है कि इट इज़ द फर्स्ट प्ले टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द रीपनिंग ऑफ द थिएटर। रीएपनिंग मतलब फिर से स्टार्ट हुआ था ना रेस्टोरेशन के बाद में वो प्ले, उसको इन्होंने बोला है कि री ओपनिंग ऑफ द थिएटर। फर्स्ट प्ले था, इट इज़ द फर्स्ट प्ले टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द री ओपनिंग ऑफ द थिएटर। आफ्टर द री ओपनिंग क्या होता है? आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू जब गद्दी पे बैठे ऑन जुलाई 6 ऑफ 1660, द प्ले टेक्स प्लेस इन लंडन। जब ये प्ले स्टार्ट किया गया लंदन में। इट टेक्स प्लेस इन द हाउस ऑफ ए गाय नोन एज मोरोफे। मोरोफे के घर पे, मोरोस के घर पे ये शुरू किया गया। मोरोस कौन है? मोरोस को फोबिया था कि इफ़ ही हियर्स नॉइस, एक इसमें कैरेक्टर है मोरोस, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये प्ले स्टार्ट करते हैं मोरोस द कैरेक्टर। ओके, इट टेक्स प्लेस इन द हाउस ऑफ ए गाय नोन एज मोरोफो। मोरोफे क्या है? नाम है। ओके, इट टेक्स प्लेस इन द हाउस ऑफ ए गाय नोन एज मोरोफे, MOROFE। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द प्ले। प्लॉट क्या है? शुरू करते हैं हम बेन जॉनसन का प्ले एपिकॉन। ओके, मोरोस नाम का एक कैरेक्टर है इसमें, जिसको फोबिया था कि इफ़ ही हियर्स नॉइस ही गॉन मैड। अगर उसको थोड़ी भी आवाज़, ज़्यादा नॉइस सुनाई दी तो वो पागल हो जाएगा। ही हेट नॉइस, वो नफरत करता था आवाज़ से। ही लिव्स इन ए सीक्रेट विच इज़ he lives in a street which is too narrow so that no cars can pass that street, so that he don't have noise। वो एक पतली सी स्ट्रीट में, बहुत ही पतली उसमें रहता था, गली में, ताकि दैट नो कार्स कैन पास, वहाँ पे कोई कार आ ना सके और उसको कोई नॉइस सुनाई ना दे, सो दैट ही डोंट हैव एनी नॉइस। और द नेक्स्ट कैरेक्टर इज डूफाइन। डूफाइन, डूफाइन कौन है? उसका नेफ्यू था मोरोस का, और मोरोस ने शादी नहीं कर रखी थी, तो सारी प्रॉपर्टी किसकी थी? डेफाइन की को मिलनी थी। सारी प्रॉपर्टी किसको मिलनी थी? डॉफाइन को। ओके, जो इसका नेफ्यू था, क्योंकि मोरोस ने शादी नहीं कर रखी थी। ओके, मगर मोरोस उसे अपनी प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए मोरोस शादी करने का फैसला लेता है कि चलो शादी कर लेता हूँ, इसको नालायक को तो नहीं देना है। ओके, और जो डॉफाइन को जब यह पता चलता है तो वो एक ट्रिक वाली चाल चलने की सोचता है, सो दैट मोरोस गिव हिम ऑल द मनी, ताकि मोरोस उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दे। डॉफाइन प्लान करता है कटबर्ज के साथ मिलकर। किसके साथ? कटबर्ज के साथ मिलकर। कौन होता है कटबर्ज? मोरोस का बार्बर। ओके, और कटबर्ज इज़ वेरी क्लोज टू मोरोस, वो बहुत ही निजी आदमी है उसका। एंड कटबर्ज प्रेजेंट यंग साइलेंट वुमन टू मोरोस टू मैरी। वो एक साइलेंट वुमन लेके आता है और बोलता है कि आप ना इससे शादी कर लो, जिसका नाम होता है एपिसिनी। जिसका नाम होता है एपिसिनी। ओके, तो एपिसिनी कौन है? साइलेंट वुमेन है इसमें। साइलेंट वुमेन का नेम है एपिसिनी। से मोरोस को कटबर्ज मिलाता है और वो सच में कंप्लीटली साइलेंट होती है। जब वो बोलती ही नहीं कुछ भी, बिल्कुल उसकी
गूंगी होती है, बोलती नहीं। मोरोस कहता है कि साइलेंस इज द बिगेस्ट वर्च्यू, हमेशा साइलेंट रहना चाहिए। साइलेंस की एडवांटेज एपिसिनी को बताता है कि बहुत अच्छी बात है, तुम बोलती नहीं हो, बहुत ही इससे फ़ायदे होते हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। उसके फ़ायदे गिनाता है कि ऐसे ऐसे बहुत फ़ायदा होता है। मोरोस शादी की प्लानिंग में लग जाता है कि चलो साइलेंट वूमेन मिल गई है, बोलती नहीं है, तो अब इससे शादी कर लेता हूँ। एंड ट्रूविट कौन होता है? लास्ट कैरेक्टर इज ट्रूविट, जो डोफाइन का दोस्त है। वो इस शादी से नाखुश है और इंटरफियर करता है इसमें कि नहीं भाई गलत है ये, तो ठीक है, ये शादी नहीं होनी चाहिए। ही डज नॉट, कौन? ट्रूविट डज नॉट वांट एनीबडी टू मैरी एंड ऑलवेज सेज दैट साइड इफेक्ट्स ऑफ मैरिज। इसको एक फोबिया होता है कि नहीं भाई किसी को शादी नहीं करनी चाहिए, साइड इफेक्ट्स बताता रहता है वो सबको, तो वो चाहता है कि कोई भी शादी ना करे। एंड ट्रूविट्स कहता है द एंटायर कम्युनिटी ऑफ वुमेन इज करप्टेड, यू कैनॉट ट्रस्ट ऑन देम। वो बोलता है कि जो सारी जो कम्युनिटी है औरतों की, वो सारी ही करप्टेड है और हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, यकीन नहीं कर सकते। एंड ट्रूविट आल्सो टोल्ड मोरोस टू किल हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड। और ट्रूविट बोलता है किसको? मोरोस को, कि इससे अच्छा तो तुम मर जाओ, शादी करने से अच्छा तो मरना बेटर है। ओके, लेकिन मोरोस किसी की बात नहीं मानता और शादी करता है एपिसिनी से। किससे शादी करता है? एपिसिनी से। शादी होते ही एपिसिनी हर बात पे कंप्लेन करने लग जाती है। वो जो साइलेंट वुमन बनने का कर रही थी, अब वो चेंज हो जाती है, जोर जोर से बोलने लग जाती है, कंप्लीटली उल्टा होना शुरू हो जाता है, जैसे मोरोस ने कभी सोचा भी नहीं था वो एपिसिनी करने लग जाती है। नाउ मोरोस वांट टू गिव डाइवोर्स टू एपिसिनी। अब मोरोस चाहता है कि मैं तो डाइवोर्स दूंगा भाई एपिसिनी को, मुझे नहीं रखनी है। ओके, तो अब मोरोस ने 2 लॉयर किए। अब क्या किया? मोरोस ने 2 लॉयर किए कि भाई मेरे को तो इससे तलाक दिलवाना है। लॉयर के और डॉफिन के वो आदमी थे। किसके थे? डॉफिन के ही वो आदमी थे। डॉफाइन कौन है? उसका नेफ्यू, भतीजा। डॉफाइन मोरोस से कहता है कि मैं तुम्हारा डाइवोर्स करा सकता हूँ, बट फाइनेंशियल डील से करवाऊंगा। ठीक है, फाइनेंशियल डील ये थी कि तुम मुझे अपना वारिस बनाओ। क्या थी? डॉफाइन हमेशा से चाहता था ना कि भाई वो मोरोस उसको अपना वारिस बनाए, तो वो बोलता है कि अब ये डील है कि तुम मुझे वारिस बनवाओगे तो मैं तुम्हारा डाइवोर्स करा दूंगा। और मोरोस भी इतना परेशान हो चुका था एपिसिनी से, साइलेंट वुमन से, कि वो बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें वारिस बना दूंगा, लेकिन मेरा पीछा छुड़वा दो भाई इससे। ओके, एंड फाइनल सीन में पता चलता है कि एपिसिनी इज ए बॉय। ये डॉफाइन की चाल थी। एंड एपिसिनी इज ए बॉय हु ड्रेस एज ए वुमेन, जिसे डॉफाइन ने हायर किया था। ठीक है, डॉफाइन जो उसका भतीजा है वही उसे लेके आया था, क्योंकि डॉफाइन को मोरेस की क्या प्रॉपर्टी चाहिए थी, उसका वारिस बनना था। ओके, इंटरेस्टिंग है ना? साइलेंट वुमेन एपिसिनी, तो ये साइलेंट वुमेन है एपिसिनी। ये कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, बहुत बार कैरेक्टर्स भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट प्ले की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट प्ले इज एल्केमिस्ट। द नेक्स्ट प्ले इज एल्केमिस्ट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्ले, एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट स्टार्ट करते हैं। एल्केमिस्ट सैमुअल टेलर 1610 में लिखा गया था। एल्केमिस्ट सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कहा था कि इट इज़ वन ऑफ द 3 मोस्ट परफेक्ट प्लॉट्स इन लिटरेचर। 3 मोस्ट परफेक्ट प्लॉट्स इन लिटरेचर में इसे सैमुअल टेलर कॉलरिज ने ऐड किया था। ग्रेट अचीवमेंट है ये आपको याद रखना है कि किसने क्या कहा था कौन से प्ले के बारे में। ओके, बेन जॉनसन के प्ले इंटरेस्टिंग बहुत होते थे। तो एल्केमिस्ट के बारे में सैमुअल टेलर ने कहा था कि इट इज़ वन ऑफ द 3 मोस्ट परफेक्ट प्लॉट्स इन लिटरेचर। द प्ले इज सेट इन लंडन 1610 में ये सेट हुआ था। कहाँ पे? कब? 1610 में। ओके, ऑल द वेल्दी मैन डिपार्टेड फ्रॉम लंडन ड्यू टू प्लेग। उस टाइम पे
प्लेग आ रखा था और सारे जो रिच मैन वेल्दी मैन थे वो वहाँ से दूर जा रहे थे. लविट इज आल्सो ए वेल्दी पर्सन. द फर्स्ट कैरेक्टर इज लविट. लविट इज आल्सो ए वेल्दी पर्सन लिविंग इन लंडन एंड ही वॉज डिपार्टेड टू द कंट्री साइड. वो भी यहाँ से कंट्री साइड चला जाता है बिकॉज द प्लेग इज ऑन एंड ही हैड लेफ्ट हिज बटलर. वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेग फैला हुआ है लंदन में और वो अपने बटलर को वहाँ पे छोड़ के जाता है. बटलर का नाम क्या है? हुज नेम इज़ जेरेमी. हुज नेम इज़ जेरेमी. ओके, तो बटलर का नाम है जेरेमी टू टेक केयर ऑफ हिज हाउस. जेरेमी हैज़ 2 फ्रेंड्स. उसके 2 फ्रेंड है सबकल एंड डॉल. उसके 2 फ्रेंड्स हैं. कौन कौन? सबकल एंड डॉल. डॉल क्या है? प्रोस्टिट्यूट है. और सबकल क्या है? कॉनमैन, जो ट्रिक्स करता है दूसरों के ऊपर. एंड दिस 3 ऑफ देम लिव इन द हाउस. वो लविट चला जाता है और ये तीनों रहने लग जाते हैं उस घर में टिल द टाइम देयर मास्टर डोंट कम एंड दे प्लान टू मेक पीपल फूल. वो सोचते हैं कि चलो अब ना लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू करते हैं. ओके, लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू करते हैं. एंड जेरेमी एंड सबकल बहस कर रहे हैं और डॉल उनको शांत करने की कोशिश कर रही है क्योंकि कोई सुन ना ले. वो डॉल क्या बोल रही है? प्रोस्टिट्यूट जो है कह रहे चुप हो जाओ, कहीं कोई सुन लेगा. तो ये तीनों को क्या करते हैं? सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं. ओके, दिस 3 ऑफ देम. ओके, एंड डैपर सबकल के पास आता है. एक डैपर नाम का जो आदमी है वो सबकल के पास आता है जो एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है. क्या बना हुआ है? एस्ट्रोलॉजर. ये शॉर्ट फॉर्म में है पूरी नोट्स, तो आप एक बार ज़रूर इसको, ये रिवीजन के बेस पे मैंने रेडी करवाई है. ओके, तो ये जो डॉपर है वो सबकल के पास जाता है जो एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है. डैपर को जानना है कि कैसे वो गैम्बलिंग, जुए में जीत सकता है. ओके, तो ये डैपर को लगता है कि क्वीन ऑफ फेरी उसे गैम्बलिंग में जीतने में मदद करेगी. ठीक है, तो ये सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, बोलते हैं हम तो सबका भविष्य बता सकते हैं, ये कर सकते हैं. तो डैपर सबकल के पास जाता है. तो डैपर को क्या जानना है? क्वीन ऑफ फेरी उसे कैसे जुए, गैम्बलिंग में जिताएगी. ओके, गैम्बलिंग करता था ना वो, तो कैसे उसे गैम्बलिंग में मदद करेगी. एंड जेरेमी, सबकल एंड डॉल, ये जो तीनों हैं वो क्या करते हैं? को कहते हैं उसको, डैपर को कहते हैं कि अगर तुम क्वीन ऑफ फेरी का आशीर्वाद लोगे तो तुम पक्का जीत जाओगे. एंड नेक्स्ट विक्टिम है ड्रगर. तो उसको बोलते हैं कि तुम क्वीन ऑफ फेरी का आशीर्वाद लो. और क्वीन ऑफ फेरी कौन बनी है? डॉल को ही बनाएंगे. ओके, तो नेक्स्ट विक्टिम उनके पास आता है ड्रूगर. नेक्स्ट विक्टिम आता है ड्रूगर. ओके, जो जेरेमी और सबकल एंड डॉल से कहता है कि उसे बहुत पैसे वाला बनना है. तो ये तीनों कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर मैजिक करेंगे, तुम पैसे वाले बन जाओगे. वो बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर मैजिक करेंगे, तुम बहुत पैसे वाले बन जाओगे. एंड द थर्ड विक्टिम है इसमें एपिसिनी मेमोन. ओके, थर्ड विक्टिम है वेल्दी नॉर्मल मैन सर एपिक्योर मेमोन. एंड ये कहता है कि उसे फिलोसॉफिकल टोन चाहिए. ओके, फिलोसॉफिकल टोन चाहिए. एपिक्योर शर्ले नाम के एक आदमी के साथ आता है. एपिक्योर किसके साथ आता है? अकेला नहीं आता, वो एक शर्ले नाम के आदमी के साथ आता है. ठीक है, एपिकॉन किसके साथ आता है? शर्ले नाम के एक आदमी के साथ आता है. और शर्ले एक समझदार आदमी होता है, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता. ओके, तो लास्ट में यही सबको बचा लेगा. जेरेमी एंड सबकल एपिक्योर से कहते हैं, कौन? जेरेमी एंड सबकल किससे कहते हैं? एपिक्योर. एपिक्योर को क्या चाहिए? फिलोसफिकल टोन. एपिक्योर से कहते हैं कि जो भी तुम्हारे घर में मेटल है वो गोल्ड में बदल जाएगा जल्द ही. ठीक है, हम जादू ऐसा करेंगे कि सारा घर का मेटल गोल्ड में बदल जाए. शर्ले को सबकल पर शक होता है कि वो एक चोर है. शर्ले को किस पे? सबकल के ऊपर शक हो जाता है कि यार ये तो एक चोर लग रहा है. अचानक एपिक्योर मेमोन की नज़र डॉल पर पड़ती है. वह पूछता है कि वह लड़की कौन है. तो जेरेमी एंड सबकल कहते हैं शी इज़ ए गॉड सिस्टर. वो तो भगवान की बहन है. वो तुम्हारे पास इसीलिए रह रही है क्योंकि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मैडनेस एंड वी आर क्योरिंग हर. हम उसे ठीक कर रहे हैं. एंड इसमें
Fourth person who came to their house is Ananias. Fourth person is एनानियस कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है उन्हें देने के लिए। तो जर्मी एंड सबकल उसे घर से बाहर कर देते हैं कि भाई ऐसे फालतू आदमी की ज़रूरत नहीं है, हम तो पैसे के लिए सब कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम्हारा क्या करेंगे। एंड चारों क्या करते हैं, चले जाते हैं। ये चारों है ना, डैपर, ड्रगर, सर एपिक्यूरी, मेमोन और एनानियस, ये चारों चले जाते हैं। और बाद में ये चारों विक्टिम्स फिर से आते हैं, 1 बाय 1 आते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट आया डैपर। डैपर क्या करता है, फिर से आता है क्वीन ऑफ फेरी से मिलने। डॉल को भेष बदलाकर क्वीन ऑफ फेरी बना देते हैं वो लोग। एंड जर्मी सबकल कहते हैं डैपर से कि तुम्हें हमारे सारे कपड़े सब कुछ हमें देना है, तभी क्वीन ऑफ फेरी खुश होगी। बोलता है कि तुम सब कुछ हमें दे दो तभी क्वीन ऑफ फेरी खुश होगी। तभी मेमोन नॉक करता है। फिर कौन आ जाता है, मेमोन नॉक करता है थर्ड डोर पर। जर्मी एंड सबकल को लगता है कि ये कहीं डैपर सब बता ना दे, तो वो उसे डैपर को बांध देते हैं। ये फर्स्ट वन आया हुआ है ना, इसको बांध देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, डैपर को बांध देते हैं और उसके मुंह में जिंजर ब्रेड घुसा देते हैं। ये मुंह में जिंजर ब्रेड उसके घुसा देते हैं। एंड नेक्स्ट कौन आता है, सेकेंड वन, ड्रगर। नेक्स्ट आता है ड्रगर। कहता है कि प्लेन, मतलब एक प्लेन नाम की विडो है जो बहुत पैसे वाली है, और वो उसका भाई कैट्रिल को यहाँ लाना चाहता हूँ ताकि मेरी विश पूरी हो जाए, और चला जाता है। ये बात बोलता है कि ड्रगर क्या बोलता है, प्लेन नाम की एक विडो है, विधवा है, मैं उसके भाई कैट्रिल को इधर लेके आता हूँ, ठीक है। और ये बोल के चला जाता है। मेमोन डॉल से मिलता है जो कि एरिस्टोक्रेटिक लेडी हु इज सफरिंग फ्रॉम मैडनेस बनी हुई है। कौन बनी हुई है, बहुत पैसे वाली बनी हुई है और सफरिंग फ्रॉम मैडनेस बनी हुई है। मेमोन को जर्मी एंड सकल बोलते हैं कि तुम रिलीजन के बारे में बात मत करना वरना डॉल पागल हो जाएगी। भाई तुम ऐसा कुछ बात मत करना वरना क्या है, डॉल पागल हो जाएगी। एंड मेमोन एंड डॉल दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वहाँ जाते ही डॉल पागल होने की एक्टिंग करने लग जाती है। ओके, एक्टिंग करती है। जर्मी एंड सबकल वहाँ जाते हैं और मेमोन से कहते हैं कि तुमने रिलीजन की बात की होगी इसीलिए डॉल पागल हुई है, पागल हो गई। अब तुम्हें फिलोसफिकल टोन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि भाई तुम्हें फिलोसफिकल टोन चाहिए थी ना, अब नहीं मिलेगी। अब फिलोसफिकल टोन अभी नहीं मिलेगी जब तक यह लॉर्ड की बहन डॉल शांत नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं मिलने वाला। एंड विडो प्लेंट, मैंने बोला था ना विडो प्लेंट से वो प्यार करता है। तो अब विडो प्लेंट एंड कैस्ट्रिल आते हैं, ये दोनों कैरेक्टर आ जाते हैं जो ड्रगर लेके आता है। विडो प्लेंट इतनी सुंदर थी कि जर्मी एंड सबकल दोनों उसे पाना चाहने लगते हैं, कि वो दोनों उसको चाहने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं भाई ये तो मेरी है, नहीं ये मेरी है। शर्ले आता है फिर भेष बदल कर। शर्ले जिनको इन सब के ऊपर शक है वो आता है, नोबल मैन जो एक इंटेलिजेंट मैन है वो आता है, भेष बदल कर आता है। स्पेनिश नोबल मैन का, किसका भेष बदलता है, स्पेनिश नोबल मैन का। और जर्मी एंड सबकल समझते हैं कि इसे इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश में उसकी इंसल्ट करते हैं, क्योंकि वो स्पेनिश मैन का भेष बदल के आता है तो उनको लगता है कि नहीं यार इसको इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश में इंसल्ट करते हैं। जर्मी एंड सबकल को लगता है कि ये स्पेनिश नोबल मैन प्रोस्टिट्यूट के लिए आया होगा, इसे प्रोस्टिट्यूट चाहिए होगी। और लेकिन डॉल तो मेमोन के साथ है दूसरे कमरे में, तो वो सोचते हैं कि अब क्या करें, वो तो मेमोन के साथ हमने अंदर घुसा रखी है। इन प्लेस ऑफ डॉल वो सोचते हैं कि विडो प्लेंट, जो विडो प्लेंट है, विडो प्लेंट को प्रोस्टिट्यूट बनाकर स्पेनिश नोबल मैन शर्ले के पास लेके आ जाते हैं। किसको, विडो प्लेंट को लेके आ जाते हैं। विडो प्लेंट बना कर देती है कि मैं नहीं, ऐसे कुछ मैं नहीं करने वाली। कैस्ट्रिल विडो प्लेंट को फोर्स करता है। ओके, कैस्ट्रिल जो उसका भाई है वो अपनी बहन को फोर्स करता है स्पेनिश नोबल मैन से, मतलब स्पेनिश नोबल मैन कौन है, शर्ले से मिलने के लिए। वह उसे अपनी असलियत बता देता है।
किसको, विडो प्लांट को शर्ले अपनी असलियत बता देता है कि मुझे इन पे शक है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जर्मी एंड सबकल को भी अपनी असलियत बता देता है। वो सबको बोल देता है कि मैं कौन हूँ, मुझे तुम पे शक था इसलिए मैं ऐसे भेष बदल कर आया हूँ। जर्मी एंड सबकल सबको शर्ले के खिलाफ कर देते हैं कि अरे मैं तुम्हें सब कुछ दिलाने वाला था लेकिन ये देखो गलत आदमी आ गया। सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और वो सब शर्ले को पकड़ने की कोशिश करते हैं और शर्ले अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। डॉल आती है, कहती है मास्टर ऑफ द हाउस लवविट हैज़ कम। अब मास्टर ऑफ द हाउस जो गए हुए थे लंदन से बाहर प्लेग के कारण, वो एंटर करते हैं लवविट। ओके, तो अब वो बोलती है कि लवविट आ गए हैं। ओके, मास्टर ऑफ द हाउस लवविट वहाँ पे आ जाते हैं। लवविट को उसके पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे तुम्हारे जाने के बाद में। वो जर्मी से पूछता है तो जर्मी कहता है कि नहीं, मैंने घर को ताला लगा रखा था, कोई नहीं आया सर, कोई भी नहीं आया सब। तभी सारे के सारे आते हैं, लवविट को सारी बात बता देते हैं। लवविट को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, जर्मी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। लवविट कहता है मैं जर्मी को कभी माफ़ नहीं करूँगा अगर वो मुझे विडो प्लांट दिला दे। वो भी उसे भी विडो प्लांट जो लेडी है वो पसंद आती है, तो वो बोलता है कि अगर तुम मुझे वो उससे मेरी शादी करवा दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। लवविट लास्ट में मैरी किससे कर लेता है, विडो प्लांट से। ओके, तो ये थी स्टोरी ऑफ एल्केमिस्ट। बहुत ही फेमस स्टोरी है, हम इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करिए, शेयर भी करिए, ओके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपको वीडियोस बनाती रहूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।